नमस्कार, जी भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रियंका कर्णवाल और शुरुआत करते हैं हमारी खास पेशकश छोटे में बड़ी बात की, जो नए तेवर और नए कलीवर के साथ खबरों का एक नया अंदाज आपको देखने को मिलता है। बड़े मुद्दे और हर बड़ी हलचल पर भी बात होगी, वो भी बहुत ही कम समय में, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म की वजह से आपका समय बचता है और खबरों का दायरा भी बढ़ जाता है। तो चलिए करते हैं शुरुआत छोटे में बड़ी बात। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। बांग्लादेश में कट्टरपंथी हिंदुओं का कत्ल कर रहे हैं और उनके इस आतंक पर यूनुस सरकार एकदम चुप है। इस बीच बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना ने देश की एक न्यूज एजेंसी को ईमेल इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं की हालत के लिए मोहम्मद यूनुस को जिम्मेदार ठहराया है। मोहम्मद यूनुस पर आरोप लगाते हुए शेख हसीना ने कहा कि उनकी नीतियों ने बांग्लादेश को बर्बादी की तरफ धकेल दिया है, कट्टरपंथी बना दिया है। जो तनाव आप देख रहे हैं वो पूरी तरह से यूनुस की वजह से है। उनकी सरकार भारत के खिलाफ दुश्मनी वाले बयान देती है, धार्मिक अल्पसंख्यकों की रक्षा करने में नाकाम रहती है और चरमपंथियों को विदेश नीति तय करने देती है। फिर जब तनाव बढ़ता है तो हैरानी जताती है। बांग्लादेश में जिस तरह कट्टरपंथी बेलगाम है, हिंदुओं की सरेआम हत्या हो रही है, उसे देखकर शेख हसीना की एक एक बात सच नजर आती है। शेख हसीना ने कहा कि भारत से संबंध खराब कर बांग्लादेश बर्बादी के रास्ते पर चल पड़ा है। भारत दशकों से बांग्लादेश का सबसे पक्का दोस्त और पार्टनर रहा है। दोनों देशों के संबंध यूनुस की अस्थायी सरकार से ज्यादा समय तक चलने वाले हैं। एक तरफ जहां शेख हसीना बांग्लादेश में हिंसा के लिए यूनुस सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही हैं, तो वहीं भारत में बांग्लादेश के इन कट्टरपंथियों पर स्ट्राइक की मांग हो रही है, जिसके लिए शहर शहर प्रदर्शन हो रहे हैं और हिंदुओं की सुरक्षा की मांग हो रही है। ये आक्रोश की आग जो इन दिनों हर हिंदू के अंदर भड़की हुई है। पड़ोसी देश बांग्लादेश में जिस तरह हिंदुओं पर कत्लेआम मचाया जा रहा है और वहां की यूनुस सरकार आंखों पर पट्टी बांधे हुए है, उसे देखकर हिंदुस्तान के हर हिंदू का खून उबल रहा है। दिल्ली से लेकर अगरतला तक हिंदू सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हिंदुओं की भारत सरकार से मांग है कि बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो और उन पर सितम ढा रहे कट्टरपंथियों को ऐसा जवाब दिया जाए कि उनकी 7 पीढ़ियां याद रखें। आखिर कब तक हिंदू काटा जाएगा, बांटा जाएगा, मारा जाएगा, लूटा जाएगा? आखिर कब तक? बांग्लादेशी लोग सारे होश में आ जाएं, नहीं तो हिंदुस्तान ठीक कर देगा। यूनुस सरकार में कट्टरपंथी जिस तरह बेलगाम हो गए, उसे लेकर भी लोगों का गुस्सा भड़का हुआ है। पाकिस्तान की राह में चल रहे बांग्लादेश में अब कट्टरपंथियों की जुबान से भारत के खिलाफ जहरीले बोल और बढ़ गए हैं। उस्मान हादी की मौत के बाद लग रहा है कि अब बांग्लादेश में कट्टरपंथी बौखला से गए हैं। और यही कारण है कि अब वहाँ मुनीर की जहरीली बुर्का ब्रिगेड भी गीदड़ भपकी दे रही है और भारत के खिलाफ जहर उगलते दिखी। साथ ही उस्मान हादी की तुलना भारत के क्रांतिकारी से करते दिखी। इंडिया ইন্ডিয়াকে আমাদেরকে মোকাবেলা করার জন্য আমাদেরকে ঘরে ঘরে মা বোন ছেলে মেয়ে নির্বিশেষে ট্রেনিং দিতে হবে, কারণ আমাদেরকে এদেরকে মোকাবেলা করতে হবে। আমি ক্ষুদিরাম দেখি নাই, আমি আজাদ দেখি নাই, আমি হাদিকে দেখেছি। इतना ही नहीं बल्कि भारत विरोधी हादी का सपना पूरा करने की कसम खाई जा रही है। अस्थिरता वाली सियासी जाल में फंसकर बांग्लादेश में जहरीली खेती हो रही है और उसमें कट्टरता वाला बीज बोने का काम किया जा रहा है और निशाने पर भारत है, जिसके खिलाफ बयान देकर बांग्लादेश में हर राजनीतिक दल सियासी रोटी सेकना चाहता है। यहाँ देखिए, आजादी की मांग हो रही है, मानो भारत के ही गुलाम बन बैठे हैं। यूनुस सरकार बस तमाशा देख रही है। उत्तर प्रदेश में कोडन सिरप मामले पर सीएम योगी ने सपा के आरोपों का ऐसा जवाब दिया कि विपक्ष सदन छोड़ने पर मजबूर हो गया। सदन में हर सवाल का जवाब देते हुए सीएम ने अखिलेश यादव की बुलडोजर वाली डिमांड भी मान ली। साथ ही पूरी समाजवादी पार्टी को ये चेतावनी भी दे दी कि अगर एक्शन होगा तो चिल्लाना मत। अखिलेश यादव की बुलडोजर वाली मुराद जल्द ही पूरी होने वाली है। मंच से जो अखिलेश बार बार पीला पंजा चलाने की डिमांड कर रहे थे, उस पर योगी ने आज साफ कर दिया है कि जब बुलडोजर चले तो गर्मी मत दिखाना। समाजवादी पार्टी की तरफ से मांग है और हमारी तरफ से मांग है, जितने लोग हैं उन सब पे बुलडोजर चलना चाहिए। समय आने पर बुलडोजर एक्शन भी, उसकी तैयारी भी रहेगी, उस समय चिल्लाना मत। सड़क से सदन तक समाजवादी पार्टी हाथों में बैनर तो कभी साइकिल के जरिए सरकार पर हमला बोल रही थी, लेकिन सीएम योगी ने एक लाइन में साफ कर दिया कि यूपी के कोडिन से एक की मौत नहीं हुई। कोडिन कफ सिरप से उत्तर प्रदेश के अंदर कोई मौत नहीं हुई। कोई भी अपराधी छूटने नहीं पाएगा। योगी जो कहते हैं वो करते हैं, चाहे अपराधियों पर वार की बात हो या बुलडोजर एक्शन की, और अखिलेश की चाहत भी जल्द पूरी होगी।
पप्पू टप्पू और अप्पू के बाद सीएम योगी ने 2 नमूनों वाला वार किया है। विपक्ष के कोडिन के आरोपों पर योगी ने बुलडोजर तो चलाया ही, साथ ही इशारों में देश में 2 नमूने होने की बात कही, जिस पर विपक्ष में बैठी समाजवादी पार्टी ने हंगामा शुरू कर दिया। देश के अंदर 2 नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में बैठते हैं। योगी ने न नाम लिया न किसी और की तरफ इशारा किया, लेकिन इस विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। नेता विपक्ष ने इसे अखिलेश यादव से जोड़ लिया। अभी आपने कहा 2 नमूने हैं, एक समाजवादी पार्टी है, उन्होंने किसी का नाम लिया नहीं, ये नमूने नहीं है। माता प्रसाद के विरोध पर स्पीकर सतीश महाना ने भी चुटकी लेते हुए पूछ लिया कि वो बयान को खुद से क्यों जोड़ रहे हैं। आप नाम तो लिया नहीं नेता प्रतिपक्ष, किसी का नाम तो लिया नहीं। अरे आप क्यों समझते हो उनको? आप क्यों समाज में कहना चाहते हैं कि आपका नाम नहीं लिया लेकिन आप ही? नमूनों को लेकर शुरू हुई इस हंसी ठिठोली और बयानबाजी के बीच विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया, लेकिन ये साफ नहीं हो पाया कि आखिर बयान किसके लिए था। यूपी में आज योगी सरकार ने अनुपूरक बजट पेश किया। इसके तहत करीब 24,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया, जो पूरे बजट के अतिरिक्त जरूरतों को पूरा करेगा। वहीं इस बजट को 27 वाला हैट्रिक बजट भी कहा जा रहा है, क्योंकि इस बजट से यूपी के विकास मॉडल को और बूस्टअप मिलने वाला है। इससे विकास कामों को और तेज करने के साथ साथ ऐसी परियोजनाओं को गति मिलेगी जो फंड की वजह से रुकी हुई थी। इसके साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सप्रेसवे, सड़कों के निर्माण, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास पर जोर देने के लिए भी इस बजट का इस्तेमाल होगा। साथ ही अगले साल होने वाली पंचायत चुनाव की तैयारियों पर भी फोकस रहेगा। बता दें कि योगी सरकार का बजट पिछले साल के अनुपूरक बजट से भी बड़ा है, जो विकास को और मजबूत करने का संकेत है। जैसे 2027 का चुनाव करीब आ रहा है, वैसे वैसे विकास कामों पर और जोर दिया जा रहा है। प्रदेश में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना और विकास की रफ्तार को तेज करना, ये योगी सरकार की पहली प्राथमिकता में से एक है। संसद के बाद अब यूपी विधानसभा में वंदे मातरम को लेकर सियासी गूंज सुनाई दे रही है। सीएम योगी ने आज सदन में वंदे मातरम को देश की भावना बताया, तो वहीं उनके मंत्री ओपी राजभर ने उन्हें टारगेट किया, जिन्हें वंदे मातरम बोलने में दिक्कत है। भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना है। ओम प्रकाश राजभर ने इस एक लाइन में वंदे मातरम पर यूपी सरकार का स्टैंड एकदम क्लियर कर दिया है। ओम प्रकाश का ये अटैक विपक्षी पार्टियों पर भी है, जो विधानसभा में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर चर्चा पर सवाल उठा रहे हैं। वंदे मातरम हम सब के लिए केवल एक गीत मात्र नहीं है, यह हमारे देश के अंदर स्वतंत्रता संग्राम की चेतना, उसका उद्घोष और भारत के क्रांतिकारियों के साहस का एक मंत्र है। इससे पहले संसद में जहां विपक्ष ने वंदे मातरम पर चर्चा को लेकर सवाल उठाए थे, तो वहीं मुस्लिम संगठन भी इसको लेकर लामबंद हो गए हैं। पश्चिम बंगाल में हुमायूं कबीर ने खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा हितैषी होने का तमंगा तो हासिल कर लिया है। अब वो सियासत का बड़ा भाईजान बनने की राह पर निकल पड़े और उसके लिए उन्होंने अपनी पार्टी का ऐलान भी कर दिया है। हुमायूं कबीर की पॉलिटिकल गाड़ी का सब फाइनल हो चुका है, लेकिन जो ओवैसी के साथ गठबंधन की गाड़ी खींचने की कोशिश थी, उस एक्सीलेटर से पैर हट गया है और अब बात वेट एंड वॉच की हो गई है। वैसी साहब, उनका कुछ आदमी मेरा साथ कर रहा है, जोगाजोग में है, वो बातचीत चल रहा है। मतलब ओवैसी गठबंधन नहीं करेंगे तो हुमायूं खुद को ओवैसी से बड़ा बनाने का सफर तय कर लेंगे और जनवरी में ब्रिगेड परेड मैदान में 10 लाख लोगों के बीच 50% उम्मीदवार भी घोषित कर देंगे। 10 लाख का आदमी इकट्ठा करके उसी दिन मेरा 50% उम्मीदवार उसी दिन डिक्लेयर कर दूंगा। बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान करके एक तरफ हुमायूं ने मुसलमानों को अपने पक्ष में कर लिया है, तो दूसरी तरफ सियासी भाईजान बनकर मुसलमानों की राजनीति करने वालों को टेंशन दे दी है। हिजाब विवाद के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने पीएम मोदी और अमित शाह से मुलाकात की। सीएम की शपथ के बाद नीतीश कुमार पहली बार दिल्ली आए। उनके साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह भी मौजूद रहे। दिल्ली दौरे को लेकर तरह तरह की अटकलों के बीच नीतीश कुमार ने पीएम मोदी से तकरीबन 20 मिनट तक बैठक की। इसके बाद वो गृह मंत्री अमित शाह से भी मिले। 7 निश्चय 3 है, उसकी चर्चा और बिहार को और कैसे भारत सरकार मदद कर सके, उस पर विचार विमर्श हुआ। अटकलें हैं कि 3 मुद्दों पर नीतीश कुमार की आला कमान से बातचीत हुई।
जिसमें कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चा सबसे अहम है। दूसरा मुद्दा बिहार की पॉलिसीज का फाइनेंशियल इशू है। तो वहीं तीसरा मुद्दा आगामी राज्यसभा चुनाव है, क्योंकि राज्यसभा सीट के लिए मांझी ने तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। स्थानीय मोटर सेकुलर के वो मिले के ही लोकसभा सीट में ही काल गेला न करवा तो हम तोरा साथ न रहे के विचार करवो। आला कमान से मिलकर नीतीश प्रदेश और गठबंधन के कई मुद्दों को एक साथ साधना चाह रहे हैं। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के निशाने पर हिंदू हैं, कुछ वैसी ही तस्वीर मध्य प्रदेश के सीहोर से सामने आई, जहां ठीक वैसे ही कट्टरपंथी मौजूद हैं जैसे बांग्लादेश में। ऐसे में सवाल है कि आखिर मध्य प्रदेश को बांग्लादेश बनाने की साजिश किसकी है। मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ है, हाथों में लाठी डंडे हैं, पत्थरों का ढेर है, मुंह पर मजहबी नारे हैं और निशाना है करनी सेना के कार्यकर्ता। तस्वीर सीहोर के अलीपुर की है, जहां करनी सेना के कार्यकर्ताओं का पार्किंग को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद नफरती तत्वों ने पथराव कर दिया। देखिए कैसे एक बिल्डिंग के नीचे उत्पातियों का जमावड़ा है और मजहबी नारे लगाए जा रहे हैं। मुंह छिपाई या कट्टरपंथी बड़े बड़े पत्थर फेंक रहे हैं, दुकानों में तोड़फोड़ कर रहे हैं, गाड़ियों के शीशों को तोड़ा जा रहा है, बेखौफ होकर सड़क पर जमकर उपद्रव कर रहे हैं। जानकारी लगते ही जब पुलिस पहुंची तो मजहबी नारे लगाते रहे। हालांकि पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे। अब सोचिए, जहां लोकतंत्र है वहां से ऐसी तस्वीर आने से कोई भी डर जाएगा। लखनऊ में केजीएमयू की महिला डॉक्टर पर धर्म परिवर्तन की खबर ने हंगामा मचा दिया है। महिला डॉक्टर के परिवार वालों का आरोप है कि मेडिकल कॉलेज के ही एक मुस्लिम डॉक्टर शादी से पहले उस पर धर्मांतरण का दबाव बना रहा था, जिससे परेशान होकर महिला डॉक्टर ने आत्महत्या करने की कोशिश की। वहीं इस खबर के सामने आने के बाद विश्व हिंदू परिषद ने मोर्चा खोल दिया। आप देख सकते हैं कि तमाम कार्यकर्ता यहाँ पे जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं और केजीएमसी के बाहर इस वक्त प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं प्रदर्शन के बाद वीएचपी ने लड़की को परेशान करने का भी आरोप लगाया। कितने जिहादी उसको विरोध कर रहे हैं, कितने जिहादी उस पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और लड़की अगर डरती हुई नहीं सामने आएगी, हम उसके लिए सामने आएंगे। इतना ही नहीं बल्कि एक्शन नहीं लेने पर चेतावनी भी दे डाली। अगर दोबारा वाहिद अली जैसे लोग अगर धर्मांतरण का प्रयास करेंगे, नमाज पढ़ाएंगे, तो विश्व हिंदू परिषद विश्वविद्यालय की इज्जत बचाने का काम करेगा। वहीं इस मामले में यूपी महिला आयोग ने आरोपी पर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। और इस तरीके के आदमी की जगह सिर्फ जेल में होगी। मेरी तरफ से मैंने पत्र लिखे हैं और हम राज्य महिला आयोग की तरफ से कड़ी कार्रवाई करेंगे। यूपी के चंदौसी में पत्नी की बेवफाई और दरिंदगी का दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। प्रेमी के साथ मिलकर 2 बच्चों की मां ने पहले अपने पति को मौत के घाट उतारा, फिर शव के टुकड़े टुकड़े करके नाली में फेंक दिया, जिससे जघन्य हत्याकांड ने मेरठ की मुस्कान की हैवानियत को याद दिला दिया। मेरठ की मुस्कान तो आपको याद ही होगी ना, और याद होगी उसकी ड्रम वाली हैवानियत। मेरठ के उस कांड की तरह ही संभल में बर्बर हत्याकांड हुआ है। पुलिस की गिरफ्त में नजर आ रही ये रूबी है, जिसने अवैध संबंधों को लेकर पति को ऐसी दर्दनाक मौत दी है जिसे सुनकर आपका भी कलेजा कांप उठेगा। दरअसल रूबी के पति राहुल ने उसे प्रेमी के साथ रंगे हाथ पकड़ लिया, जिसके बाद दोनों ने पहले लोहे की रॉड और हथौड़े से राहुल पर हमला किया। उसके बाद कटर, ग्राइंडर और हथौड़े से सिर और हाथ पैर काटकर शव को बोरी में भरकर नाली में फेंक दिया। पुलिस ने हाथ में बने टैटू से शव की शिनाख्त की। गहनता से जांच करने पे पता चला कि राहुल की पत्नी जो रूबी है, उसी ने ही राहुल की हत्या की थी और उसने अपने बॉयफ्रेंड जिसका नाम गौरव है, उसके साथ मिलके जिनको उसने मृतक ने रंगे हाथों पकड़ लिया था, संबंध बनाते हुए दोनों आरोपियों की निशानदेही पर ग्राइंडर मशीन, हथौड़ा, लोहे की रॉड आदि बरामद कर लिए गए हैं। मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन में सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। चलती ट्रेन में सरेआम एक कॉलेज छात्रा को धक्का देकर नीचे गिरा दिया गया और ये घटना ट्रेन के महिला कोच में। इस वारदात के बाद यात्रियों में गुस्सा और डर है। पनवेल और खंडेश्वर के बीच दौड़ रही इस ट्रेन में 18 साल की कॉलेज छात्रा के साथ ये खौफनाक वारदात हुई। दरअसल अख्तर नवाज नाम का ये व्यक्ति जबरन महिला डिब्बे में घुस आया। महिलाओं ने विरोध किया और नीचे उतरने को कहा, लेकिन आरोपी बहस पर उतर आया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ा कि गुस्से में उसने छात्रा को चलती ट्रेन से धक्का दे दिया। छात्रा पटरी पर जा गिरी, उसके सिर, कमर और हाथ पैर में गंभीर चोटें आई। आरोपी भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यात्रियों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। इस घटना के बाद सवाल ये है कि मुंबई लोकल ट्रेन में महिलाओं की सुरक्षा के लिए इंतजाम कब सख्त होंगे। जम्मू कश्मीर में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का असर लगातार बना हुआ है, जिसकी आड़ में घुसपैठ और आतंकी साजिशों का खतरा भी बढ़ गया है। लेकिन दुश्मनों की धरपकड़ के लिए सुरक्षा एजेंसी पूरी तरह अलर्ट पर है।
खुफिया एजेंसियों की चेतावनी के बाद तलाशी अभियान और तेज कर दिया गया है। अलर्ट जारी किया गया है कि नए साल से पहले पाकिस्तान की तरफ से किसी बड़ी आतंकी वारदात की कोशिश हो सकती है। 16 लॉन्च पैड बताया जा रहा है एक्टिव हैं और उनमें से करीबन 120 आतंकी जो हैं घुसपैठ की फिराक में हैं। इसी खतरे को देखते हुए ठंड और कोहरे के बावजूद जवान पूरी सतर्कता के साथ ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। डॉग स्क्वाड और विशेष दस्तों की मदद से हर संभावित खतरे को टटोलने की कोशिश की जा रही है ताकि किसी भी साजिश को वक्त रहते नाकाम किया जा सके। जम्मू रेलवे स्टेशन पर भी सुबह 5 बजे कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस की क्राइसिस रिस्पांस टीम और रेलवे पुलिस के जवानों ने स्टेशन के हर कोने की बारीकी से तलाशी ली। संदेश साफ है कि घने कोहरे की आड़ में भी दुश्मन की हर चाल पर पैनी नजर है। मनरेगा का नाम बदलने को लेकर इन दिनों कांग्रेस सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है। इसी मुद्दे पर राजस्थान के अजमेर में भी प्रदर्शन हुआ, लेकिन प्रदर्शन के बाद समर्थकों की भारी डिमांड पर कांग्रेस नेता गोविंद डोटासरा डीजे की धुन पर थिरकने लगे और फिर नाचते नाचते गोविंद सिंह डोटासरा ने गमछा लिया और पीएम मोदी के स्टाइल में घुमाने लगे। डीजे की धुन में मंदमस्त डोटासरा ने जैसे ही गमछे को तेजी से घुमाया तो गमछा उनकी पगड़ी से टकरा गया। हालांकि डोटासरा ने पगड़ी को संभाल लिया। डोटासरा ने एक बार फिर गमछा घुमाने की कोशिश की और पहले के मुकाबले तेजी से घुमाना चाहा। इसका नतीजा ये हुआ कि उनकी सिर से पगड़ी गिरकर जमीन पर आ गई। समर्थकों ने पगड़ी उठाकर डोटासरा को पहनाई और फिर गमछा घुमाने की डिमांड की। 2 बार सिर से पगड़ी निकलने के बाद अब डोटासरा ने कोई चांस नहीं लिया और पगड़ी ही उतार ली। इस दौरान उनके समर्थक उनसे फिर गमछा घुमाने की डिमांड करते रहे। अमेरिका जाकर डॉलर कमाने का सपना लेकर डंकी रूट से जाने वाले युवाओं के लिए यह खबर एक सबक हो सकती है। एजेंट को 50 लाख रुपए देकर अवैध रूप से अमेरिका में घुसे कुरुक्षेत्र के गांव उमरी के योगेश कुछ समय पहले ही डिपोर्ट हुए। घर लौटे योगेश ने डंकी रूट की 13 वीडियो शेयर की है, जिसमें दिख रहा है कि काफी तादाद में युवा जंगल से गुजर रहे हैं। उनके पांव में छाले पड़े हैं, कीड़े चल रहे हैं, जमीन पर लेटकर अपनी रात गुजार रहे हैं। एक कंटेनर में 40 से 50 लोग भरे हैं। सभी को घंटों उकड़ू बैठना पड़ता था और सांस लेना भी मुश्किल था। डंकरों की मिनी बसों में ठसाठस अवैध प्रवासी भरे हैं। कहीं उफनती हुई नदी के बीच छोटी सी नाव में कई लोगों को डंकी लगवाई जा रही है। हालांकि सुनहरे सपने लेकर चल रहे युवा एक दूसरे का हौसला बढ़ाने के लिए जोश भी दिखा रहे हैं, जबकि चेहरों पर थकान, आंखों के नीचे काले घेरे साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। वो वहां क्या झेल रहे थे? कुल सफर 168 दिन में तय हुआ। पाकिस्तान में बैठे गैंगस्टर शहजाद भट्टी ने सीएम नीतीश को धमकी दी थी, लेकिन यह धमकी उसे भारी पड़ी क्योंकि बिहार पुलिस ने अब गैंगस्टर को पकड़ने के लिए धुरंधर स्टाइल में एक्शन शुरू कर दिया। इस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये धमकी नहीं थी, ये सिस्टम को चुनौती थी, और वो भी पाकिस्तान की धरती से। एक गैंगस्टर कैमरे के सामने आया। नाम है शहजाद भट्टी, लेकिन नाम से भी खास उसके वतन की पहचान है और उसकी हिमाकत। पाकिस्तानी शहजाद भट्टी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ललकारा। सोचा कि इसी बहाने थोड़ा प्रचार भी मिल जाएगा, लेकिन शायद उसे अंदाजा नहीं था कि ये पाकिस्तान नहीं बल्कि भारत है। बिहार पुलिस अब धुरंधर बनकर मैदान में है। पटना पुलिस ने सीधे फेसबुक को ही मेल ठोक दिया। बताओ कि आखिर धमकी वाला वीडियो पाकिस्तान के किस शहर से अपलोड हुआ था? कहाँ है भट्टी? और अब कैमरा गैंगस्टर पर नहीं है, बल्कि गैंगस्टर कैमरे की नजर में है। जैसे ही फेसबुक की रिपोर्ट आएगी, बिहार पुलिस के धुरंधर बॉर्डर पार करेंगे। डेटा बोलेगा, एजेंसियां चलेगी और शहजाद का ठिकाना एक एक करके एक्सपोज हो जाएगा। यूपी में कड़ाके की ठंड में पुलिस अपराधियों को बुलेट वाली गर्मी दे रही है। बदमाशों पर कहर बनकर टूटती यूपी पुलिस अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत काम कर रही है। शहर शहर आपको ऐसी ही तस्वीर देखने को मिलेगी। ताजा मामला संत कबीर नगर से आया है, जहां मासूम से हैवानियत के बाद पुलिस ने 12 घंटे में आरोपी को सबक सिखाया है। और आरोपी अब पीतल वाली गर्मी के कारण लंगड़ा रहे हैं। दरअसल संत कबीर नगर में 7 साल की मासूम के साथ एक शख्स ने हैवानियत की। इसी बीच जब बच्ची चिल्लाने लगी तो आरोपी वहां से फरार हो गया। आनन फानन में इसकी सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इसको सरेंडर करने के लिए कहा तो इसने पुलिस पर फायर किया। जवाब में पुलिस ने फायर किया तो जो फायर में इसके पैर में गोली लगी है और मौके पर इससे एक तमंचा बरामद हुआ 12 बोर का। वहीं देवरिया में पुलिस की गौ तस्करों के साथ मुठभेड़ हो गई, जहां पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में एक गौ तस्कर के पैर में गोली मारी। वहीं पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। उनके पास से अवैध हथियार भी बरामद हुए। अभी 2 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर गाजियाबाद की है, जहां पुलिस मुठभेड़ के बाद 25-25 हजार के 2 इनामिया बदमाश पकड़े गए। वहीं दूसरी तस्वीर कौशाम्बी की है, जहां पुलिस और लुटेरा गैंग के बीच मुठभेड़ हुई। इस कार्रवाई में पुलिस ने 5 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। और इसी के साथ छोटे में बड़ी बात में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए जी भारत।